नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं बीएस पालावत विनाई कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से नियमित रूप से इस चैनल पर आपको अंग्रेजी की कक्षाएं भी देखने को मिलेगी। आज हम एक विशेष बिंदु को लेकर बात करेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं तो हर कंपटीशन क्लासेस में अंग्रेजी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जिनको हम बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। और आज मैं अंग्रेजी से संबंधित आपको बेसिक बातें बताऊंगा और उसके बाद में बेसिक को कंप्लीट करने के पश्चात हम विशेष या जो भी संबंधित बिंदु है उसको लेकर हम बातें करेंगे। आज हम बेसिक डिटेल्स की बात करेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन, अंग्रेजी से संबंधित बेसिक इंफॉर्मेशन की यदि मैं बात करूं तो इसमें हम सेंटेंस से शुरू करेंगे। सेंटेंस को लेकर यहाँ पर हम बातें करें तो सेंटेंस में कुछ एलिमेंट को लेकर हम चर्चाएं करेंगे। एलिमेंट की मैं बात करूँ तो एक सेंटेंस में 5 एलिमेंट हुआ करते हैं, जिनको SVOCA या फिर SPOCA के नाम से जाना जाता है। S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V stands for verb, O stands for object, C stands for complement, A stands for adverbial। एक वाक्य में अधिकतम एलिमेंट की संख्या होती है 5, वो आपके सामने है। कई बार इसे V के स्थान पर P भी मार्क किया जाता है। P stands for predicator। बेसिकली हम लोग देखते हैं, यहाँ तक की जानकारी हमें सभी को होती है। सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात हम करते हैं, वर्ब की बात हम करते हैं, ऑब्जेक्ट की बात हम करते हैं। कई बार जब कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल की बात आती है तो हम लोगों को समस्याएं आ जाती कि ये क्या होते हैं और सेंटेंस में इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो आज की हमारी जो चर्चा होगी इन्हीं को लेकर होगी कि किस तरीके से एक वाक्य में इन एलिमेंट को पहचाना जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूं सब्जेक्ट को लेकर कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। तो ये जनरली वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पे हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस की हम बात करें, जैसे असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं और उनके स्ट्रक्चर हुआ करते हैं। तो हमें इन बिंदुओं को पहचानने में सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। फिर भी हम यहाँ पर वर्ब से लेकर बात करेंगे कि इनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करें और ये कौन कौन से कितने कितने इनके प्रकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ब को लेकर बात करेंगे कि वर्ब को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं और वाक्य में किस तरीके से इनको आइडेंटिफाई करें, कौन सा इनका स्थान हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्ब को लेकर। वर्ब की यदि मैं बात करूं तो वर्ब को मैं 2 भागों में विभाजित कर दूंगा। एक में यहां पर लिख दूंगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मैं कहूंगा मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जिसे शॉर्ट में HVB कहा जाता है और मेन वर्ब जिसे मैं शॉर्ट में MV कह रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो नॉन एज ऑक्सिलियरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलियरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। मेन वर्ब है, इसको लेक्सिकल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, इसको प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब के नाम से भी जानते हैं और इसको प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो वाक्य में ऑपरेटर वर्ब के नाम से जानी जाती है, ये सेंटेंस को ऑपरेट करती है। हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑपरेटर वर्ब भी कहते हैं। ऑपरेटर वर्ब कहने का कारण ये है कि ये सेंटेंस को ऑपरेट करती है। ऑपरेटर वर्ब या फिर मैंने कहा ऑक्सिलियरी वर्ब या फिर मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है इसे पुनः हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक आपका प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, एक आपका प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया और दूसरा आपका हो जाता है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, जिन्हें हम मॉडल्स के नाम से जानते हैं। मॉडल्स भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। तो आपने यहाँ पर ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में विभाजित किया।
एक आपका है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब और दूसरा आपका है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब कौन सा होता है, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब कौन सा होता है, उससे पहले एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है इनकी संख्या निश्चित होती है और इनकी संख्या ग्रामर में हुआ करती है 24 हेल्पिंग वर्ब, और इन 24 को दो भागों में विभाजित किया है। 11 प्राइमरी ऑक्सिलियरी में रखे जाते हैं और 13 मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब में रखे जाते हैं। यहां पर मैं बात करूं प्राइमरी ऑक्सिलियरी में 11 कौन कौन से हैं, मॉडल ऑक्सिलियरी में 13 कौन कौन से हैं। तो हम बात कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब और आई कैन से ऑक्सिलियरी वर्ब, इसको हमने दो भागों में विभाजित किया, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। हमने यहाँ पर यह भी कहा कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है 24, जिनका डिवीजन यदि मैं लेता हूं तो 11 प्लस 13 का मामला बनता है। 13 आपके मॉडल ऑक्सिलियरी और 11 आपके प्राइमरी ऑक्सिलियरी। प्राइमरी ऑक्सिलियरी में यहाँ पर 3 फॉर्म चलेंगे, एक अपने पास में बी का फॉर्म होता है, एक अपने पास में हैव का फॉर्म होता है और एक अपने पास में डू का फॉर्म होता है। बी के फॉर्म की बात करूं तो यहां पर 5 वर्ब को रखा जाता है, एक इज हो गया, एम हो गया और एक आर हो गया, वॉज और वर्ब। इस तरीके से बी के फॉर्म में 5 वर्ब रखे जाते हैं, इज एम आर वॉज वर्ब। 3 प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं और 2 पास्ट को इंडिकेट करते हैं। हैव की मैं बात करूं तो यहां पर आपके 3 वर्ब रखे जाएंगे, हैज, हैव और हेड। हेड पास्ट को इंडिकेट करता है और हैज हैव प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। डू डज की मैं डू की बात करूं तो यहां पर डू, डज और डिड। डू डज प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं और डिड पास्ट को इंडिकेट करता है। यहां पर हमने कहा प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। एक बात और यहां पर समझने की है, यहां पर ये 11 शब्द जो आपके सामने लिखे हैं ये हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब का काम करें ये आवश्यक नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वाक्य में इन्हें किस तरीके से यूज किया गया है। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ही साथ ये मेन वर्ब का फंक्शन भी कर सकते हैं। जितने भी यहां पर 11 शब्द लिखे हैं इनमें मेन वर्ब का फंक्शन करने का क्वालिटी भी होता है, ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन भी कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हम कैसे डिसाइड करें या फिर हम कैसे वाक्य में पहचानें कि ये जो शब्द अपने सामने लिखे हैं ये हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन कर रहे हैं या फिर ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहे हैं। तो ये हमें सेंटेंस बताएगा। तो बात को समझने की कोशिश करना कि यदि इन सभी शब्दों के बाद में जिनमें इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, इनके बाद में किसी मेन वर्ब का इस्तेमाल हुआ है तब तो ये फंक्शन करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। अब मेन वर्ब भी कौन सा फॉर्म आना चाहिए, मेन वर्ब का अलग अलग नेचर अलग अलग फॉर्म होता है, तो कौन सा फॉर्म इनके बाद में आए तो ये हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करें। तो यहां पर मैं इन 5 शब्दों को लेकर बात करूं तो इन 5 के बाद यदि वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिया है तो ये काम करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। इन तीनों शब्दों की मैं बात करूं इनके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो ये काम करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। यदि मैं बात करूं इन तीनों शब्दों की इनके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो ये काम करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। और यदि इनके बाद मेन वर्ब के इस फॉर्म को नहीं दिया हो तो ये स्वयं ही मेन वर्ब का फंक्शन करते हैं। जैसे इनको कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल मैं कहता हूं, सी इज राइटिंग ए नॉवल। सी इज राइटिंग ए नॉवल। इस सेंटेंस में अपने पास में 2 वर्ब हैं, एक वर्ब अपने पास में इज है और एक वर्ब अपने पास में राइटिंग है। और वर्ब को हमने 2 भागों में विभाजित किया था। ऊपर हमने कहा था शुरू में कि वर्ब जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक आपका मेन वर्ब होता है। आगे ये हमने हेल्पिंग वर्ब के प्रकार लिए हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इनमें से कौन सा है? यदि मैं बात करूं इज की तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब है और यदि मैं बात करूं राइटिंग की तो राइटिंग आपका मेन वर्ब है। देखो हमने कहा था कि यदि इन 5 शब्दों के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। और यहां पर राइट जो है वो आपका V1 है और इसमें क्या जोड़ा है? आईएनजी और ये जोड़कर बनाया गया है राइटिंग। इट मीन्स आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म इज एमआर वॉज वर के बाद आ रहा है तो ये किसका काम करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया।
दूसरी बात हमने कही कि यदि इनके बाद में मेन वर्ब आए ही नहीं, जितने भी शब्द 11 शब्द आपके सामने लिखे इनके बाद मेन वर्ब आए ही नहीं, तो ये स्वयं ही मेन वर्ब का काम करेंगे, वहां पर इनका फंक्शन हेल्पिंग वर्ब का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कह दूं सी इज ए टीचर, सी इज ए टीचर, तो सी इज ए टीचर में आपका एक वर्ब प्रयुक्त हुआ है और वो है इज, और इसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, क्या कोई सा भी वर्ब का फॉर्म नहीं आ रहा है, वर्ब ही नहीं आ रहा है, और जब तक इनके बाद में मेन वर्ब नहीं आता तब तक इनका फंक्शन ऑक्सिलियरी या फिर हेल्पिंग वर्ब का नहीं होता। इसका मतलब इज यहां पर काम कर रहा है मेन वर्ब का, जिसको इंग्लिश ग्रामर में लिंकिंग वर्ब या कॉपुलाज भी कह दिया जाता है। ये लिंक करता है आगे आने वाले के साथ में, आगे जैसे आपका ए टीचर कॉम्प्लीमेंट है, इसको सी के साथ में लिंक कर रहे हैं। तो आपने कहा कि यदि इन 11 के बाद में मेन वर्ब आया है तो ये काम करेंगे आपके ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब का, और यदि इनके बाद मेन वर्ब नहीं आया तो ये खुद ही आपका काम करेंगे मेन वर्ब का। एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मैंने कहा ही did not go there, he did not go there, इसमें एक आपका did लिखा है और एक वर्ब आपका go लिखा है। go वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हमने कहा कि यदि इन वर्ब्स के बाद मेन वर्ब आए और do does did की बात करें तो इनके बाद यदि V1 दिया जाता है तो ये आपका काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का, और गो के बाद में आपको V1 दिया गया है, इसका मतलब डिड आपका यहां पर फंक्शन कर रहा है HV का। ठीक है, इसी तरीके से यदि सेंटेंस को मैं ऐसे ही लिख दूं, ही डिड हिज जॉब परफेक्टली, ही डिड हिज जॉब परफेक्टली, यहां पर मैं बात करूं डिड की तो इसके बाद में मेन वर्ब नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये स्वयं ही मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो आपने कहा कि ये संबंधित जो वर्ब है इनके बाद मेन वर्ब आए तो ये काम करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, और यदि इनके बाद मेन वर्ब नहीं दिया गया हो तो ये खुद ही किसका काम करेंगे, मेन वर्ब का। अब हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब की। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब की बात करें तो इनकी संख्या होती है 13। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब की मैं बात करूं तो ग्रामर में इनकी संख्या होती है 13। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब में 13 जो वर्ब हैं वो कौन कौन से हैं, कैन, मे, विल, सेल, ये प्रेजेंट फॉर्म में है, इनका पास्ट होता है। कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, विल का पास्ट वुड, सेल का पास्ट शुड, इनके अलावा मस्ट है, यूज्ड है, ऑट है, नीड है, डेयर है। कुल मिला के मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब की संख्या आपके सामने होती है 13। इनको मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा अपना जो मूड होता है, आई मीन जो फीलिंग्स होते हैं, इमोशन होते हैं, उनकी बात की जाती है। इस कारण से ये मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के नाम से जानी जाती है, और वाक्य में इनका फंक्शन प्राइमरीली होता है हेल्पिंग वर्ब का। यदि मैं प्राथमिक तौर पर बात करूं तो ये हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करते हैं। बाकी हम बात करें सिचुएशन का, तो जैसा कि हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में कहा था कि वो हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन भी करते हैं और साथ ही साथ मेन वर्ब का फंक्शन करते हैं। उसी तरीके से यदि यहां पर मैं कहूं कि क्या मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का फंक्शन करते हैं, तो यहां पर सभी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब हैं वो मेन वर्ब का फंक्शन नहीं करते हैं। यहां से यदि मैं निकालूं तो एक मैं यूज को कह सकता हूं, एक मैं नीड को कह सकता हूं और एक मैं डेयर को कह सकता हूं। ये तीन शब्द जो हैं ये दोनों का फंक्शन करते हैं, दोनों का, हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी। इसके अलावा 10 शब्द जो आपके बचे हैं वो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करते हैं। 10 में आपका कैन है, मे है, विल, सेल, कुड, माइट, वुड और शुड, मस्ट, ऑट, ये 10 शब्द केवल हेल्पिंग वर्ब का, और 3 शब्द आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का फंक्शन। इसी कारण से इनको मार्जिनल मॉडल भी कहा जाता है। 3 शब्द जो आपके पास में है, यूज्ड, नीड व डेयर, इनको मार्जिनल मॉडल्स, इनको सेमी मॉडल्स या फिर इनको क्वासी मॉडल्स के नाम से भी जाना जाता है।
इनको मार्जिनल मॉडल्स या फिर इनको सेमी मॉडल्स क्यों कहा जाता है? मार्जिनल मॉडल्स या सेमी मॉडल्स कहने का कारण यह है कि इनका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का फंक्शन होता है। यही कारण है कि इनको मार्जिनल और सेमी मॉडल्स कहा जाता है। इनको एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा ही कैन टीच इंग्लिश, ही कैन टीच इंग्लिश। यहां पर दो शब्द अपने पास में है, एक कैन है और एक टीच है। टीच जो है वो मेन वर्ब है और यहां पर कैन जो है ये आपका काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। हमने कहा कि मॉडल ऑक्सिलियरी जो है इनमें 13 शब्द जो है हेल्पिंग वर्ब है और इनमें कुछ जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का फंक्शन है। एक और सेंटेंस में यहां पर कहता हूं ही नीड नॉट गो देयर। आपने देखा यहां पर कैन हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कर रहा है और यहां पर नीड भी हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कर रहा है। टीच यहां पर मेन वर्ब की तरह प्रयुक्त हुआ है और यहां पर गो मेन वर्ब की तरह प्रयुक्त हुआ है। हमने कहा कि 3 शब्द सेमी मॉडल है, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों। तो यदि मैं इस कैन की बात करूं तो ये केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही प्रयुक्त हो सकता है। इसे मेन वर्ब के रूप में हम काम में नहीं ले सकते क्योंकि इसका केवल एक ही फंक्शन होता है ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब का। जबकि नीड को हम मेन वर्ब की तरह भी काम में ले सकते हैं क्योंकि ये मार्जिनल मॉडल में है, मतलब ये दोनों की तरह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह ये फंक्शन करता है। यदि मैं ऐसा कहूं ही नीड्स ए कार, तो यहां पर हमने लिखा है नीड और इसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नीड जो है ये खुद ही अपना किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। Thus we can say used, need और dare ये तीनों शब्द आपके मार्जिनल मॉडल कहलाएंगे। जिनको सिंप्लीफाई मैं करूं तो मैं सेमी मॉडल्स भी कह सकता हूं और कहने का कारण कि इनका फंक्शन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का होता है। तो बेसिकली आज हमने बात की है वर्ब को लेकर। रिपीट करते हैं सिचुएशन को। वर्ब को हमने 2 भागों में विभाजित किया है, एक अपना हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा अपना मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलियरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, इसे पुनः 2 भागों में विभाजित किया, एक प्राइमरी ऑक्सिलियरी और एक मॉडल ऑक्सिलियरी। प्राइमरी ऑक्सिलियरी में संख्या 11 है, मॉडल ऑक्सिलियरी में संख्या 13 है। प्राइमरी ऑक्सिलियरी में हमने 3 फॉर्म रखे, एक बी का, एक हैव का और एक डू का। बी में हमने 5 वर्ब रखे, इज एम आर, वॉज वर। हैव में 3 रखे, हैज हैव, हैड और डू में 3 रखे, डू, डज, डिड। फिर हमने बात की कि ये जो 11 शब्द हैं ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का फंक्शन करते हैं। यदि इन 11 के बाद में मेन वर्ब का उपयुक्त फॉर्म आया है तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह, और यदि इनके बाद मेन वर्ब का उपयुक्त फॉर्म नहीं आया तो ये स्वयं ही मेन वर्ब की तरह फंक्शन करते हैं। फिर हमने मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब का बात किया, वहां पर हमने 13 शब्दों को रखा जिनमें 10 और 3 का हमने पेयर बनाया। 10 केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन करते हैं और 3 हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह फंक्शन करते हैं। 3 जो शब्द हैं उनमें आपका एक नीड है, एक यूज्ड है और एक डेयर है। इनको ग्रामर में मॉडल्स का यदि मैं पार्टीशन या डिवीजन की बात करूं तो मार्जिनल मॉडल या सेमी मॉडल्स भी इनको कहा जाता है। आगे का डिटेल हम अगली क्लास में लेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है, इसमें दी गई जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स हैं, आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। किसी भी तरीके का आप लोगों का सवाल होता है या किसी तरीके के इम्प्रूवमेंट को आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। नमस्कार।